मानो बहन, तुम्हें तो पता है कि मेरा पति कितना झगड़ालू है। वो तो हर समय लड़ने के बहाने ढूंढता रहता है। चिंकी बहन, क्या वो आपके लिए दाना लाता है? हाँ, वो तो लाता है। अच्छा, जब वो घर आता है तो आप क्या करती हैं? मैं अपनी सहेलियों से मिलने गई होती हूँ। जब मैं वापस आती हूँ तो वो लड़ना शुरू कर देता है। अब तुम ही बताओ, इसमें मेरी क्या गलती है? चिंकी बहन, तुम गलत कह रही हो। यही तो तुम्हारी गलती है। तुम्हारा पति सारा दिन तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए दाना लाता है, और जब वो थका हारा घर लौटता है, तुम घर पर ना हो तो लड़ना ही है उसने। जब वो आए तो कम से कम 2-3 बातें ही कर लिया करो। हाँ मानो बहन, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आज के बाद मैं ऐसा ही करूँगी। फिर चिंकी तोती चिड़िया को धन्यवाद बोलकर अपने घर की ओर चली जाती है। बिजली कवि जो पास में बैठी ये सब सुन रही थी, वो बहुत गुस्से में आ जाती है। बिजली कवि चाहती थी कि जंगल के सभी पक्षी अपने मसले लेकर उसके पास आएं और वो उनके हल बताए, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि इन सब के लिए अकल की जरूरत है, जो उसके पास नहीं थी। तभी बिजली कवि अपनी सहेली उल्लू की पत्नी के पास जाती है। भौरी, तुम तो जानती हो कि वो चिड़िया कितनी चालाक है। हर समय कोई ना कोई चालाकी ही करती रहती है। जंगल के सभी पक्षियों को अपने पीछे लगा रखा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो जंगल पर कब्जा कर लेगी। हमें कुछ करना होगा। हाँ बिजली, बुरी तो वो मुझे भी बहुत लगती है। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। भूरी सहेली, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब बहुत आसान है बिजली। हम मानो चिड़िया को सभी पक्षियों के सामने इतना बुरा बनाते हैं कि सभी पक्षी चिड़िया को जंगल से निकाल दें। अरे वाह भूरी, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन करना क्या होगा? बिजली, हमें मानो चिड़िया को सबके सामने चोर बनाना है। लेकिन कैसे? तुम ऐसा करो कि सभी पक्षियों के घर से 2-3 दिन दाना चुराओ। जब सभी पक्षी दाने चोरी की बात करेंगे तो हम चिड़िया को चोर बना देंगे। लेकिन कैसे भूरी? बिजली, तुम पहले ये काम करो, बाकी का प्लान मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। फिर बिजली कवि वहाँ से चली जाती है। वो जंगल के सभी पक्षियों के घरों से दाना चुराती है, सिवाय मानो चिड़िया के। पक्षियों, आज फिर कोई मेरे घोंसले से दाना चुरा कर ले गया है। अरे क्या कह रही हो तुम बिजली? हमारे घर से भी 2-3 दिन से दाना चोरी हो रहा है। हाँ हाँ पक्षियों, मेरे घोंसले से भी। ऐसे वो सभी पक्षी बहुत परेशान होते हैं कि आखिर उनके घरों से कौन दाना चोरी कर रहा है। मुझे लगता है कि ये काम चिड़िया कर रही है। ये तुम क्या कह रही हो बिजली? चिड़िया ऐसा काम नहीं कर सकती। वो भूखी तो मर सकती है, लेकिन किसी का दाना नहीं चोरी कर सकती। अच्छा तोती, ये बताओ कि जंगल के सभी पक्षियों के घरों से दाना चोरी हो रहा है, तो फिर चिड़िया के घर से दाना क्यों नहीं चोरी हुआ? अगर हुआ होता तो बताती ना वो। बिजली बस करो, चिड़िया ऐसी नहीं है। फिर बिजली कवि वहाँ से अपनी सहेली भूरी के पास जाती है। भूरी, अब क्या करना है? बिजली, अब मैं ऐसा करती हूँ कि चिड़िया के पास जाती हूँ और उसे बुलबुल के घोंसले में भेजती हूँ और उसे कहूँगी कि बुलबुल कह रही थी कि मेरे घोंसले से दाना लाकर मुझे पहाड़ों पर दे जाए। मैं भूखी हूँ और मेरा काम अभी बहुत ज्यादा रहता है। बिजली, तुम्हें पता ही है ना कि बुलबुल इस समय पहाड़ों पर जड़ी बूटियों की खोज में जाती है। जैसे ही चिड़िया बुलबुल के घोंसले में जाएगी तो तुम सभी पक्षियों को लेकर वहां आ जाना। ऐसे वो मानो चिड़िया सबके सामने चोर बन जाएगी। ऐसा सोचकर भूरी वहां से चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, मैं पहाड़ों पर गई थी। वहाँ बुलबुल जड़ी बूटियाँ ढूंढ रही थी। तुम्हें तो पता है कि मौसम के बदलने से जंगल के सभी पक्षी बीमार हो रहे हैं। बुलबुल बता रही थी कि वो आज शाम तक वहीं काम करेगी। और हाँ, कह रही थी कि चिड़िया से कहना मेरे घोंसले में दाना पड़ा है, वो लेकर मेरे पास आ जाए, उसे बहुत भूख लगी हुई थी। जी जी भूरी बहन, मैं अभी जाती हूँ। बुलबुल भी तो हम सब के लिए ही काम करती है। फिर मानो चिड़िया वहाँ से बुलबुल के घर में चली जाती है। जैसे ही चिड़िया वहाँ जाती है तो बिजली कवि सभी पक्षियों को लेकर वहाँ आ जाती है। चिड़िया, ये तुम क्या कर रही हो?
तोते भैया, मैं बुलबुल के लिए दाना लेकर जा रही हूँ। तभी बुलबुल भी वहाँ आ जाती है। बुलबुल बहन, क्या तुमने चिड़िया को दाना लाने के लिए कहा था? नहीं, भला मैं चिड़िया से क्यों कहूँगी? इसका मतलब है जंगल में सारी चोरियाँ चिड़िया तुम ही कर रही थी। नहीं तोते भैया, ये आप क्या कह रहे हो? मैं चोर नहीं हूँ। बस करो चिड़िया, अगर आज हम अपनी आँखों से ना देखते तो शायद कभी विश्वास न करते। हाँ चिड़िया, हमारे जंगल में किसी चोर के रहने की गुंजाइश नहीं है। तुम्हें ये जंगल छोड़कर जाना होगा। अब तुम यहाँ से जाती हो कि तुम्हें धक्के देकर निकाले। मानो चिड़िया बिजली और भूरी की सारी साजिश समझ जाती है, लेकिन वो किसी भी पक्षी को सफाई नहीं देना चाहती थी। वो चुपचाप वहाँ से अपने घर चली जाती है। देखा पक्षियों, पक्की चोरनी है। अगर ना होती तो कोई ना कोई बात तो जरूर करती ना। मम्मा, हम कहाँ जा रही हैं? चलो मीना बेटी, अब हम इस जंगल में और नहीं रह सकती, क्योंकि हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। फिर उस काली रात में मानो चिड़िया अपनी बेटी मीना को लेकर वो जंगल छोड़कर चली जाती है। उड़ते उड़ते सुबह तक वो दूसरे जंगल में पहुँच जाती है, जहाँ उसे एक कबूतर मिलता है। कबूतर भैया, क्या हम इस जंगल में रह सकते हैं? नहीं चिड़िया बहन, तुम इस जंगल में नहीं रह सकती। इस जंगल में चीलें रहती हैं जो किसी दूसरे पक्षियों को अपने जंगल में नहीं रहने देती। तुम ऐसा करो कि आगे एक छोटा सा जंगल है, तुम वहाँ चली जाओ। उस जंगल में तुम आराम से रह सकती हो। फिर मानो चिड़िया अपनी बेटी को लेकर आगे बढ़ती है। जल्द ही वो उस छोटे जंगल में पहुँच जाती है। मम्मा, इस जंगल में तो बहुत सूखा है, हम यहाँ कैसे रहेंगी? मीना बेटी, हमें खुद पर विश्वास रखना होगा। हम यहाँ मेहनत करेंगे और यहाँ हम अपने लिए खुद दाना उगाएंगे। ऐसे दिन और रात गुजरते गए। मानो चिड़िया बहुत मेहनत करती है और उस छोटे से जंगल को हरा भरा बना देती है। दूसरी तरफ उसके पहले जंगल में सूखा शुरू हो जाता है। जंगल के सभी पक्षी बहुत परेशान थे। अब तो वो साथ वाले जंगल में भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि वहाँ तो खतरनाक चीलें रहती थी। पहले तो वो मानो चिड़िया से मशवरा करके किसी न किसी और जंगल में चले जाते थे, लेकिन अब उन पक्षियों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो सब कहाँ जाएं। पक्षियों, ऐसे तो हम सब मर जाएंगे। हमें दूसरे जंगल में जाना होगा। हम सब मिलकर उन चीलों का मुकाबला करेंगे। ऐसे वो सब पक्षी दूसरे जंगल की ओर अपना सफर शुरू करते हैं। रास्ते में उन्हें वही कबूतर मिलता है। कबूतर भैया, क्या तुम हमें बता सकते हो कि हमें ज्यादा दाना कहाँ से मिलेगा? हमारे जंगल में सूखा चल रहा है, हम सब पक्षी बहुत भूखे हैं। ये जंगल तो बहुत खतरनाक है। यहाँ पर चीलों का बसेरा है, वो यहाँ किसी को रहने नहीं देती। हाँ, इससे आगे एक छोटा सा जंगल है। वो था तो पहले वीरान, लेकिन एक चिड़िया ने उस जंगल का नक्शा ही बदल दिया है। अब वो सूखा जंगल एक सुंदर जंगल में बदल चुका है। वो चिड़िया बहुत दयालु है, वो आप सबकी जरूर मदद करेगी। फिर वो सभी पक्षी आगे छोटे जंगल की ओर जाते हैं। वहाँ जाकर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वो वही मानो चिड़िया थी जिसे उन्होंने चोर कहा था। बिजली का भी ये देखकर बहुत शर्मिंदा होती है। बिजली बहन, क्या अभी भी सबको सच नहीं बताओगी? बिजली का भी बहुत शर्मिंदा होती है और वो सभी पक्षियों को बता देती है। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो। तुम्हें जंगल से निकालकर हम कभी खुश नहीं रहे। हमने तुम्हारे साथ गलत किया और हमारे साथ भी हमेशा बुरा ही हुआ है। प्लीज हमें माफ कर दो। फिर मानो चिड़िया सभी पक्षियों को माफ कर देती है और वो सभी पक्षी उस जंगल में रहने लगते हैं। जंगल में बरसात का पहला दिन था। बहुत जोरों से बारिश हो रही थी। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में आराम से सो रहे थे। उन्हीं में से एक घर था कौवों का। अरे अरे अरे, उठिए बादल जी, उठिए। क्या हुआ बिजली, ऐसे क्यों शोर मचा रही हो? आपको दिख नहीं रहा कि कितनी तेज बारिश हो रही है? अरे हाँ, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। कितना रोमांटिक मौसम है। रोमांटिक मौसम गया भाड़ में। देखो, घर पर जुगनू और मुन्नी नहीं है। अरे बाप रे, ये तो मैंने देखा ही नहीं। कहाँ गए वो दोनों? अरे वाह भैया, आपका आइडिया तो बहुत अच्छा था।
नाव की सवारी करने में तो कितना मजा आता है। वो दोनों बहन भाई नारियल की एक नाव में बैठे हुए बारिश में मजे कर रहे थे। तभी बंटी कबूतर और बबली कभी उन दोनों को खिड़की से देख लेते हैं। अरे जुगनू और मुन्नी, तुम दोनों ऐसी तेज बारिश में क्या कर रहे हो? चलो चलो जल्दी से मेरे घर में आ जाओ, तुम्हारे माता पिता परेशान हो रहे होंगे। कबूतर की बात सुनकर वो दोनों बहन भाई उनके घर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद बादल कव्वा और बिजली कव्वी भी वहाँ आ जाते हैं। अरे बबली बहन, दरवाजा खोलो, क्या तुमने जुगनू और मुन्नी को देखा है? तभी बबली कबूतरी दरवाजा खोल देती है और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। शुक्र है तुम दोनों यहाँ हो। पता है मैं और तुम्हारे पिता कितने परेशान थे। शाम होने पर जब बारिश कम होती है तो सभी पक्षी चील महारानी के दरबार में जमा होते हैं। पक्षियों, आसपास के जंगल में इस बारिश से बहुत तबाही आई है। देखो ना, हमारा जंगल सही सलामत है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन चिड़िया अपनी बेटी को लेकर चील महारानी के दरबार में आती है। महारानी चील जी, मेरा नाम मानो चिड़िया है। बारिश की वजह से हमारा जंगल तबाह हो गया है। क्या मैं अपनी बेटी के साथ आपके इस जंगल में रह सकती हूँ? हाँ हाँ मानो चिड़िया, क्यों नहीं, तुम अपनी बेटी के साथ मेरे जंगल में रह सकती हो। फिर मानो चिड़िया दिन भर अपना एक अच्छा सा घर बनाती है और अपने घर में अपनी बेटी के साथ रहने लगती है। कुछ दिनों बाद जंगल में अजीब सी मुसीबत आ जाती है। पेड़ों पर लगे फल खराब होने लगते हैं और नदी का पानी भी सूख जाता है। जंगल के सभी पक्षी चील महारानी के दरबार में जमा होते हैं। वहाँ चील महारानी ने गुरु उल्लू को भी बुलाया था। हमारा जंगल बड़े से बड़े तूफान और आंधी में भी सुरक्षित रहा, लेकिन अब ऐसे मौसम में भी इस पर इतनी आफतें कैसे आ पड़ी? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा गुरुजी। महारानी, क्या पिछले दिनों इस जंगल में कोई नई चीज आई है? महारानी, क्या आपको याद है कि पिछले दिनों हमारे जंगल में ये मानो चिड़िया आई थी और तभी से हमारे जंगल में परेशानियां आना शुरू हो गई हैं। हाँ, मेरे बादल जी एकदम ठीक कह रहे हैं। अरे ये आप सब क्या कह रहे हो? मानो चिड़िया, हमने कभी ऐसी परेशानियों का सामना नहीं किया। ये कहते हुए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन तुम हमारे जंगल के लिए मनहूस साबित हो रही हो। अब तुम्हें हमारा जंगल छोड़कर जाना होगा। ये सुनकर मानो चिड़िया को बहुत दुख होता है। चलो मीना बेटी, यहाँ से चलते हैं। हम काली पहाड़ी पर जाकर अपना अकेले ही जीवन बिताएंगे। फिर मानो चिड़िया रोती हुई अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया के जाने के बाद सभी पक्षी चैन की सांस लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका जंगल अब फिर से वैसा हो जाएगा। लेकिन अगली सुबह जब बादल कव्वे की आँख खुलती है तो वो देखता है, अरे फिर से बारिश शुरू हो गई। हाँ पिताजी, देखिए ना, कितनी ठंडी हवा चल रही है। बादल कव्वा और बिजली कव्वी अपने बच्चों के साथ अपने घोंसले में बैठे हुए थे कि अचानक उनका घर हिलने लगता है। माँ, ये क्या हो रहा है? बिजली, लगता है हवा बहुत तेज है, जल्दी से घर से बाहर निकलो। तभी वो चारों घर से बाहर निकलकर अपनी जान बचाते हैं। उनके निकलते ही उनका घर नीचे गिरकर पानी में डूब जाता है। बादल जी, बारिश बहुत तेज है, बच्चे बीमार हो जाएंगे। चलो जल्दी से बबली कबूतरी के पास चलते हैं। लेकिन बिजली, ऐसी तेज हवा में हम आगे कैसे बढ़ेंगे? बादल जी, जो केले के पत्तों की नाव बनाई थी उसी पे बैठकर जाते हैं। फिर वो कव्वे अपने बच्चों को लेकर केले के पत्तों की नाव में बैठकर आगे बढ़ते हैं। ऐसे वो कबूतर के घर में पहुंच जाते हैं, जहां बबली कबूतरी पहले ही अपने पति से लड़ रही थी। पति जी, आपने हमारे घर की छत की अच्छे से मुरम्मत नहीं की। देखिए ना, हमारा घर तो तालाब बनता जा रहा है। अरे बबली, क्यों परेशान हो रही हो? एक बार बारिश रुक जाए तो मैं घर को फिर से ठीक कर लूँगा। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। अब ये इतनी तेज बारिश में कौन आ गया है? बबली कबूतरी दरवाजा खोलती है। अरे बिजली बहन, तुम आओ ना, आओ अंदर आओ।
बबली बहन, हमारा आपको परेशान करने का जरा भी इरादा नहीं था, लेकिन हमारा घर तूफान में बह गया है, इसलिए आपके पास आना पड़ा। बिजली बहन, कोई बात नहीं, तुम इस घर में रह सकती हो, लेकिन हमारे घर की छत तो टपक रही है। बबली कबूतरी अभी ऐसा कह ही रही थी कि तेज हवा के झोंके से उनके घर की छत उड़ जाती है। तभी वो सारे पक्षी घर से बाहर निकल आते हैं। अब वो सभी पक्षी केले की पत्तों की नाव में बैठकर चील महारानी के दरबार की तरफ चले जाते हैं और वहाँ जाकर वो सब देखते हैं कि चील महारानी का महल भी पानी में डूब चुका है और वहाँ कई पक्षी भी जमा थे। चील महारानी जी, आप सब भी इसी नाव में आ जाएं। फिर चील महारानी के साथ साथ सभी पक्षी उस नाव में आ जाते हैं। नाव आगे बढ़ने लगती है। चील महारानी जी, ऐसा तो पहले हमारे साथ कभी नहीं हुआ। इतनी तेज बारिश में भी हमारे घर तो कभी नहीं टूटे, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि हमारा जंगल तो बर्बाद हो गया है। गुरुजी, आप क्या कहना चाहते हो? तभी गुरु उल्लू बोलता है, महारानी चील, लगता है मुझसे कोई भूल हो गई है। हम सब उसी का अंजाम भुगत रहे हैं। ये सब कुछ जो हमारे साथ हो रहा है बस इसीलिए कि हमने किसी का दिल दुखाया है। मेरा अनुमान गलत था। हमने मानो चिड़िया को जंगल से निकाल दिया था। लगता है ऊपर वाला हमें उसी की सजा दे रहा है। मुझे लगता है कि ये बारिश मानो चिड़िया के आंसुओं की वजह से हो रही है। जब तक उसकी आंखों से आंसू गिरते रहेंगे, हमारे जंगल में बारिश ऐसे ही बरसती रहेगी। चलो पक्षियों, सब काली पहाड़ी की ओर चलो। फिर वो सभी पक्षी अपनी नाव में काली पहाड़ी की ओर चले जाते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो सब मानो चिड़िया को एक डाल पर बैठा हुआ देखते हैं। चिड़िया रो रही थी। मानो, आप सब मुझे यहाँ से निकालने भी आ गए। क्या ये भी आपके जंगल का हिस्सा है? नहीं मानो चिड़िया, हम सब मिलकर तुम्हें लेने आए हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी जो हमने तुम्हें अपने जंगल से निकाल दिया। फिर सभी पक्षी भी मानो चिड़िया से माफी मांगते हैं। फिर मानो चिड़िया भी उनकी नाव में बैठ जाती है और वो सब जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। अरे ये सब क्या हुआ? आपका जंगल तो पूरा पानी से भर गया है। हाँ चिड़िया, ये सब तुम्हारे जाने के बाद हुआ है। जब वो सब जंगल में जाते हैं तो चिड़िया का घर सही सलामत था। अरे ये कैसे हो सकता है? इतने तूफान में हमारे घर तो टूट गए, लेकिन तुम्हारा घर तो सुरक्षित है। बिजली बहन, आप सब पक्षी जब तक बारिश नहीं रुकती मेरे घर में रह सकते हो। फिर वो रात सभी पक्षी मानो चिड़िया के घर में ही गुजारते हैं। अगली सुबह बारिश रुक जाती है और मौसम बहुत सुहाना हो जाता है। मानो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं। हम सबको अपने घर फिर से बनाने हैं। हाँ चील महारानी जी, मैं भी आप सबकी मदद करूँगी। जब वो सब चिड़िया के घर से बाहर निकलते हैं तो देखकर हैरान होते हैं कि सभी पक्षियों के घर तो सही सलामत अपने अपने पेड़ों पर ही थे। चिड़िया बहन, तुम्हारे आने पर ऊपर वाले ने फिर से हमारे घरों को बना दिया। अब तुम कभी भी हमें छोड़कर ना जाना। कई दिनों से जंगल में लगातार बारिशें हो रही थी। मानो चिड़िया अपने घर में बैठी अपने बच्चों के लिए गरम गरम पकोड़े बना रही थी। तभी चीकू तोता चिड़िया के दरवाजे पर आता है। उसके पास एक टोकरी थी। चीकू तोता चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। तभी मानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। अरे चीकू भैया, आप अंदर आ जाएं। नहीं नहीं मानो बहन, मुझे वापस जाना है। मैं तो ये अंगूर देने आया था। मेरे बाग में अंगूर पक चुके हैं। मैंने सोचा कि बच्चों को दे आता हूँ। तोते भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारा इतना ख्याल रखते हैं। रुकिए, ये मैं अभी आती हूँ। फिर मानो चिड़िया अंगूरों की टोकरी अंदर ले जाती है और एक बर्तन में पकोड़े भरकर बाहर लाती है। ये ले चीकू भैया, मैंने पकोड़े बनाए थे। चिंकी बहन को पकोड़े बहुत पसंद हैं। ऐसे मौसम में पकोड़े देखकर चिंकी तो बहुत खुश होगी। फिर चीकू तोता वो पकोड़े लेकर वहाँ से चला जाता है।
उसी जंगल में दो आलसी कौवे रहते थे जो हमेशा जंगल के पक्षियों से लड़ाई करते थे। बादल जी, मेरा मीठे मीठे अंगूर खाने को मन कर रहा है, जाकर मुझे मीठे अंगूर ला कर दो। अंगूर? ऐसी बारिश में मैं तुझे कहाँ से अंगूर ला कर दूँ? ये तो मुझे नहीं पता, कहीं से भी, बस मुझे अंगूर खाने हैं। अगर अंगूर खाने हैं तो बाहर जाकर खुद ढूंढ लो, मैं नहीं जा सकता। वैसे भी मुझे तो बहुत नींद आ रही है। तो ठीक है, देखना मैं भी अकेली मीठे मीठे अंगूर खा कर आऊंगी। फिर बिजली कौवी तेज बारिश में अपने घर से निकलती है। वो जानती थी कि उसे मीठे मीठे अंगूर कहाँ से मिलेंगे, इसलिए बिजली कौवी सीधी तोते के बाग में जाती है। बिजली कौवी तोते के बाग में जाकर अंगूर खाने लगती है। चिंकी, तुम बैठकर पकोड़े खाओ, मैं जब तक एक चक्कर अपने बाग में लगा कर आता हूँ। अरे पति जी, रहने दे, भला ऐसी बारिश में कौन तोड़ेगा आपके अंगूर। चिंकी, तुम नहीं जानती, चोर ऐसे मौसम में ही तो निकलते हैं। फिर चीकू तोता एक लाठी उठाता है और अपने घर से निकलता है। चीकू तोता दूर से ही बिजली कौवी को अंगूर खाता हुआ देख लेता है। इसे तो आज मैं नहीं छोड़ूंगा। बिजली कौवी अपने ध्यान बैठी अंगूर खा रही थी कि पीछे से तोता आकर एक लाठी बिजली कौवी को मारता है। बिजली कौवी तो सीधी नीचे गिरती है। हाय तोते, मैं तो मर गई। तुम चिंता नहीं करो, आज तो मैं तुम्हें जान से ही मार दूंगा। फिर चीकू तोता बिजली कौवी को एक पेड़ से बांध देता है। अब काली कौवी तो मेरे बाग में काम करेगी, ऐसे तो मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। चोरनी कहीं की। चीकू भैया, गलती हो गई, माफ कर दो, एक बार मुझे जाने दो, दोबारा मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। थोड़ी देर बाद जंगल में बारिश भी रुक जाती है। चलो अब जल्दी से सारे पके हुए अंगूर तोड़कर इस टोकरी में रखती जाओ। तोते भैया, मेरा पति मेरा इंतजार कर रहा होगा, प्लीज मुझे जाने दो। पहले सारे काम करो, फिर ही मैं तुम्हें जाने दूंगा। फिर बिजली कौवी तोते का सारा काम करती है। वो पके हुए अंगूर तोड़ तोड़ कर टोकरी में रखती है। अब जाओ, अगर दोबारा मुझे यहाँ नजर आई तो मैं तुम्हारे पंख तोड़ दूंगा। बिजली कौवी रोती हुई वहाँ से भाग जाती है। बादल, बादल जी, उस गंदे मोटी चोंच वाले ने मुझे बहुत मारा और मुझसे सारे काम भी करवाए। क्या हुआ बिजली, क्या तुम पकड़ी गई थी? हाँ बादल जी, मैं तो बैठी मजे मजे से अंगूर खा रही थी, ना जाने वो मोटी चोंच वाला कहाँ से आ गया था। फिर मुझे बहुत मारा और मुझे पेड़ से बांध दिया। बादल, मैं बदला लूंगी, मैं उस तोते के बच्चे से बदला लूंगी। तुम चिंता ना करो बिजली, अब उसका सामना होगा तुमसे भी बड़े चोर का। बादल कौवा कहते हैं मुझे, मैं भी देखता हूँ कि वो अपने अंगूर तोड़कर कैसे मंडी में लेकर जाता है। तोते भैया, मैं दाना लेने जा रही हूँ। मानो बहन, इन दिनों चोर बहुत आ रहे हैं मेरे बाग में। तुम ऐसा करो कि मेरे बाग की रखवाली करो, मैं शाम को तुम्हें कुछ अंगूर दे दूंगा। मानो चिड़िया मान जाती है और वो तोते के बाग की रखवाली करने लगती है। तोता कुछ अंगूर तोड़कर मंडी ले जाता है और मानो चिड़िया पीछे से बाग की रखवाली कर रही थी। मामा जी, मेरे साथ चलो, आज उस मोटी चोंच वाले को सबक सिखाना है। भांजे, मेरा भी अंगूर खाने को बहुत मन कर रहा है। जो अंगूर भी चोरी करेंगे वो हम आपस में आधे आधे बांट लेंगे। मामा जी, तुम चिंता नहीं करो, आज तो हम तोते का बाग ही खाली कर देंगे। बादल कौवा और उसका मामा दोनों तोते से बदला लेने के लिए जाते हैं। भांजे, वो चिड़िया यहाँ क्या कर रही है? लगता है तोते ने रखवाली के लिए रखा है चिड़िया को। मामा जी, अभी हम घर जाते हैं और रात को आएंगे। शाम हो जाती है। चिड़िया बहन, ये लो अंगूर, अब तुम घर चली जाओ, सुबह फिर से आ जाना। अब रात को रखवाली मैं खुद ही कर लूँगा। तोते भैया, ध्यान रखना, आज तो कौवे आपके बाग के इधर उधर घूमते फिर रहे थे। तुम चिंता नहीं करो मानो बहन, मैंने चोरों का बंदोबस्त कर लिया है। फिर चिड़िया अंगूरों की टोकरी लेकर अपने घर चली जाती है और चीकू तोता अपने थैले से एक बड़ा जाल निकालकर अपने अंगूरों के ऊपर डाल देता है।
और एक लंबी रस्सी से वो जाल बांधकर दूर जाकर सो जाता है। बादल जी अब जाओ भी, अब तक तो वो मोटी चोंच वाला सो गया होगा। चलो मामा जी चले। फिर बादल कव्वा और उसका मामा रात के अंधेरे में निकलते हैं। वो अंगूर तोड़ने लगते हैं। मामा जी यहाँ तो अंगूर खत्म हो गए हैं, चलो अब आगे से तोड़ते हैं। फिर वो जैसे ही दूसरे अंगूरों के पास जाते हैं तो वो जाल में फंस जाते हैं। रस्सी हिलती है और तोता रस्सी खींच लेता है। दोनों मामा भांजा जाल में फंस जाते हैं। भांजे मैं यहाँ मर जाऊंगा, मुझे बाहर निकालो। मामा जी मैं तो खुद जाल के अंदर हूँ, भला मैं कैसे आपको बाहर निकाल सकता हूँ। फिर तोता अपनी लाठी लेकर वहाँ पहुँच जाता है। तोते यार, हमने अंगूर आपस में आधे आधे बांटे थे, इसलिए पिटाई भी आधी आधी होनी चाहिए। तुम चिंता नहीं करो, अब दोनों पिटोगे मामा भांजा। फिर तोता उन दोनों कव्वों की खूब पिटाई करता है। जंगल में तूफानी रात थी। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में छुपकर बैठे हुए थे और इस तूफानी बारिश के रुकने की प्रार्थना कर रहे थे। इसी तूफानी बारिश के बीच में एक ऐसा परिवार भी था जो सभी पक्षियों से ज्यादा घबराया हुआ था। मानो बस आज की रात किसी तरह से बीत जाए, सुबह होते ही मैं अपने परिवार के लिए कोई सुरक्षित घर ढूंढ लूंगा। हाँ चंदू जी, मैं भी ऊपर वाले से यही प्रार्थना कर रही हूँ। हमारी मीना अभी बहुत छोटी है, मुझे तो बस अपनी बेटी की ही चिंता हो रही है। बार बार हमारा घोंसला हिल रहा है, कहीं हमारा घोंसला पेड़ से नीचे ना गिर जाए। चिड़िया की चिंता ठीक साबित होती है। थोड़ी ही देर में उनका घोंसला नीचे गिरकर टूट जाता है। मानो चिड़िया और चंदू चिड़ा किसी तरह से अपनी बेटी को तो बचा लेते हैं, लेकिन घोंसला ऊंचाई से गिरने की वजह से उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। अपने माता पिता को ऐसी हालत में देखकर नन्ही मीना फूट फूट कर रोने लगती है। मीना के रोने की आवाज सुनकर कबूतर और कबूतरी वहाँ आते हैं और उसे चुप करा के अपने घोंसले में ले जाते हैं। मीना बेटा, तुम अभी बहुत छोटी हो, इसलिए बारिश रुकने तक तुम मेरे घोंसले में ही रह सकती हो। उसके बाद तुम अपना इंतजाम कर लेना। वो कबूतर और कबूतरी अच्छे पक्षी थे। अनाथ हुई मीना को वो अपनी बेटी की तरह ही पालते हैं। कुछ ही महीनों में मीना बड़ी हो गई थी। अब वो अपने लिए भोजन लाने लगी थी। वो कबूतर और कबूतरी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वो सुबह सवेरे दाना लेने चली जाती थी। देखते ही देखते साल बीत जाता है। जंगल में फिर से बारिशें शुरू हो जाती हैं। मीना चिड़िया ने अब कबूतर और कबूतरी के बगैर जीना सीख लिया था, लेकिन पहली बारिश देखकर वो बहुत डरी हुई थी। वो एक पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी कि तभी कबूतर वहाँ आता है। मीना, तुम यहाँ पत्तों में कब तक छुपी बैठी रहोगी? जाओ अपने लिए एक घर बना लो। बंटी मामा, मैं अपना घर कैसे बनाऊंगी? मेरे मामा पापा का घर तो तूफान में टूट गया था। मैं अकेली अब अपना घर कैसे बनाऊंगी? देखो बेटी, पक्का ना सही तो कच्चा बना लो। अगर ऐसी बारिश में भीगती रही तो बीमार हो जाओगी। हाँ, ठंड तो मुझे बहुत लग रही है और ये बादलों की आवाज़ सुनकर तो मेरी जान निकली जा रही है। अब अच्छा यही होगा, मुझे खुद ही अपने लिए एक घर बनाना होगा। अगले दिन से ही मीना चिड़िया तिनके लाकर अपना घर बनाना शुरू करती है। बादल कव्वा और बिजली कव्वी ये देखकर चिढ़ जाते हैं। बादल जी देख लो, कर लो बात, अब ये भिखारी चिड़िया भी हमारे पड़ोस में घर बनाकर रहेगी। हमारे पक्के घरों के बीच में ये चिड़िया का कच्चा घर कितना बुरा लग रहा है। चलिए, चाहे जो भी हो जाए, हम इस चिड़िया का घर यहाँ नहीं बनने देंगे। तभी बादल कव्वा और बिजली कव्वी मिलकर एक योजना बनाते हैं। बादल जी, आज तो बहुत मजा आ गया। कितने मजे के मीठे मीठे आम खाए हैं। रोज ऐसे मीठे मीठे आम मिल जाए तो मजा ही आ जाए। वो बुलबुल तो आज पूरे जंगल को मुफ्त में आम खिला रही है। बिजली कव्वी की बात सुनकर मीना चिड़िया उनकी बातों में आ जाती है और आम खाने के लिए बुलबुल के बागीचे में चली जाती है। बादल जी जल्दी करो, इससे पहले कि वो मीना लौट आए उसका घोंसला गिरा दो।
फिर बादल कौवा मीना का घोंसला नीचे गिराकर तोड़ देता है। उधर मीना चिड़िया बुलबुल के बागीचे में जाकर आम खाने लगती है, लेकिन बुलबुल उसे देखकर शोर मचा देती है। अरे अरे देखो तो, ये चिड़िया मेरे बाग में आम खा रही है। देखने में तो कितनी भोली है, लेकिन काम तो देखो इसके चोरों वाले हैं। बुलबुल का शोर सुनकर सभी पक्षी वहां आ जाते हैं। आप शोर क्यों मचा रही हैं बुलबुल काकी? मैंने ऐसा क्या किया है? अच्छा, एक तो मेरे बागीचे से आम चुरा कर खा रही है और ऊपर से पूछ रही है कि मेरी गलती क्या है। अरे काकी, ये आप क्या कह रही हैं? मुझे तो बिजली आंटी ने कहा कि आप आम की दावत दे रही हैं, इसलिए मैं यहाँ चली आई। आप ही बताएं, क्या कभी मैंने आपके बागीचे से चोरी की है? हाय हाय देखो कैसा जमाना आ गया, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। खुद बैठी आम खा रही है और बदनाम मुझे कर रही है। बिजली आंटी, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? कोई भी पक्षी मीना चिड़िया का विश्वास नहीं करता और मीना रोती हुई वहाँ से चली जाती है। जब वो अपने घोंसले के पास जाती है तो अपने घोंसले को नीचे टूटा हुआ देखकर हैरान होती है। ऐ ऊपर वाले, मेरा घर किसने तोड़ दिया है? मैंने भला किसी का क्या बिगाड़ा था? अब मुझे फिर से बारिश और तूफान में ऐसे ही रात बितानी होगी। मीना बैठी ऐसे रो रही थी, तभी बिजली कवि और बादल कौवा हंसते हुए वहाँ आते हैं। बादल जी, ये तो बहुत भोली है। हमने कितनी आसानी से इसे अपनी जाल में फंसा लिया और ये फंस भी गई। बिजली आंटी, अगर आज मेरे भी माता पिता होते तो मैं भी आपकी तरह बड़े घर में रह रही होती। आप सब मुझे क्यों तंग कर रहे हैं? क्यों हर समय मेरा मजाक बनाते हो? मैं तो आप सबके साथ मिलकर रहना चाहती हूँ। मीना की बातें सुनकर बिजली और बादल वहाँ से चले जाते हैं। वो रात मीना चिड़िया बारिश में ही गुजारती है। एक दिन मीना चिड़िया भोजन की खोज में बस्ती की ओर जाती है। तभी उसे मिट्टी के बर्तन बनाने वाला एक इंसान दिखाई देता है। अरे, ये तो कितने सुंदर बर्तन हैं। अगर ये लोग मिट्टी से बर्तन बना सकते हैं तो क्या मिट्टी से घर नहीं बन सकता? अगर मेरा भी एक मिट्टी का घर होता तो कितना अच्छा होता। हाँ, अगर मेरा घर सुंदर होगा तो सभी पक्षी मुझसे दोस्ती करेंगे। फिर मीना चिड़िया अपने चोंच में थोड़ी थोड़ी मिट्टी लाकर अपने पेड़ पर जमा करती है। मिट्टी तो मैं ले आई हूँ, लेकिन ये बदमाश पक्षी फिर से मेरा घर ना तोड़ दे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तभी कबूतर वहाँ आता है। अरे मीना, किस चिंता में बैठी हो? तुमने अभी तक अपना घर नहीं बनाया? क्या बताऊँ बंटी मामा, मैंने तिनका इकट्ठा कर अपना घर बनाया था, लेकिन यहाँ के पड़ोसी पक्षी मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। उन्होंने धोखे से मेरा घर नीचे गिराकर तोड़ दिया। मामा जी, मैंने ये सारी मिट्टी जंगल के कोने कोने से इकट्ठी की है। अब मैं इससे अपना घर बनाना चाहती हूँ, लेकिन मैं डरती हूँ कहीं वो फिर से मेरा घर ना तोड़ दे। तुम चिंता नहीं करो, इस बार तुम्हारा मामा तुम्हारे साथ है। तुम बनाओ अपना घर, मैं देखता हूँ कौन आता है तुम्हारा घर तोड़ने। मीना चिड़िया कबूतर की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वो दिन रात एक करके अपना मिट्टी का एक सुंदर सा घर बनाती है। बादल जी, वो देखो चिड़िया ने फिर से अपना घर बना लिया। चलो इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। मीना अपना घर बनाते बनाते थक जाती है और नदी से पानी पीने चली जाती है। बादल जी, चलो यही मौका है, गिरा देते हैं इसका मिट्टी का घर। आई थी बड़ी हमारे पड़ोस में घर बनाने वाली। जैसे ही बिजली और बादल वहाँ जाते हैं तो कबूतर डंडा लेकर आ जाता है। कबो, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हें तो उसकी मदद करनी चाहिए थी, उल्टा तुम उसे ही तंग कर रहे हो। और तो और तुमने उसका घर भी तोड़ दिया। कितनी मेहनत करके उसने अब ये घर बनाया है। अब तुम दोनों यहाँ क्या करने आए हो? बिजली, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी अपनी संतान नहीं है। तुम फिर भी उस छोटी बच्ची को कितना तंग कर रही हो। कबूतर की बातें सुनकर कौवा और कवि बहुत शर्मिंदा होते हैं। तभी मीना चिड़िया भी पानी पीकर लौट आती है। अरे बादल और बिजली आंटी, आप यहाँ कहीं फिर से मेरा घर तो तोड़ने नहीं आए? मैंने बहुत मुश्किल से बनाया है।
प्लीज आंटी, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरा घर ना तोड़ना। मीना, मुझे माफ कर दो, अब हम तुम्हें कभी भी तंग नहीं करेंगे। अब तुम आराम से यहाँ रह सकती हो। कबूतर ने हमारी आंखें खोल दी। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, हो सके तो हमें माफ कर देना। मैं तो परिवार के लिए तरस रही थी, आप सब मेरा परिवार हो। अब मैं आप सबके साथ ही मिलकर रहूंगी। जंगल में तूफानी रात थी। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में छुपकर बैठे हुए थे और इस तूफानी बारिश के रुकने की प्रार्थना कर रहे थे। इसी तूफानी बारिश के बीच में एक ऐसा परिवार भी था जो सभी पक्षियों से ज्यादा घबराया हुआ था। मानो बस आज की रात किसी तरह से बीत जाए। सुबह होते ही मैं अपने परिवार के लिए कोई सुरक्षित घर ढूंढ लूंगा। हाँ चंदू जी, मैं भी ऊपर वाले से यही प्रार्थना कर रही हूँ। हमारी मीना अभी बहुत छोटी है, मुझे तो बस अपनी बेटी की ही चिंता हो रही है। बार बार हमारा घोंसला हिल रहा है, कहीं हमारा घोंसला पेड़ से नीचे ना गिर जाए। चिड़िया की चिंता ठीक साबित होती है, थोड़ी ही देर में उनका घोंसला नीचे गिरकर टूट जाता है। मानो चिड़िया और चंदू चिड़ा किसी तरह से अपनी बेटी को तो बचा लेते हैं, लेकिन घोंसला ऊंचाई से गिरने की वजह से उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। अपने माता पिता को ऐसी हालत में देखकर नन्ही मीना फूट फूट कर रोने लगती है। मीना के रोने की आवाज सुनकर कबूतर और कबूतरी वहाँ आते हैं और उसे चुप करा के अपने घोंसले में ले जाते हैं। मीना बेटा, तुम अभी बहुत छोटी हो, इसलिए बारिश रुकने तक तुम मेरे घोंसले में ही रह सकती हो। उसके बाद तुम अपना इंतजाम कर लेना। वो कबूतर और कबूतरी अच्छे पक्षी थे। अनाथ हुई मीना को वो अपनी बेटी की तरह ही पालते हैं। कुछ ही महीनों में मीना बड़ी हो गई थी। अब वो अपने लिए भोजन लाने लगी थी। वो कबूतर और कबूतरी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वो सुबह सवेरे दाना लेने चली जाती थी। देखते ही देखते साल बीत जाता है। जंगल में फिर से बारिशें शुरू हो जाती हैं। मीना चिड़िया ने अब कबूतर और कबूतरी के बगैर जीना सीख लिया था, लेकिन पहली बारिश देखकर वो बहुत डरी हुई थी। वो एक पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी कि तभी कबूतर वहाँ आता है। मीना, तुम यहाँ पत्तों में कब तक छुपी बैठी रहोगी? जाओ, अपने लिए एक घर बना लो। बंटी मामा, मैं अपना घर कैसे बनाऊंगी? मेरे मामा पापा का घर तो तूफान में टूट गया था। मैं अकेली अब अपना घर कैसे बनाऊंगी? देखो बेटी, पक्का ना सही तो कच्चा बना लो। अगर ऐसी बारिश में भीगती रही तो बीमार हो जाओगी। हाँ, ठंड तो मुझे बहुत लग रही है और ये बादलों की आवाज़ सुनकर तो मेरी जान निकली जा रही है। अब अच्छा यही होगा, मुझे खुद ही अपने लिए एक घर बनाना होगा। अगले दिन से ही मीना चिड़िया तिनके लाकर अपना घर बनाना शुरू करती है। बादल कौवा और बिजली कौवी ये देखकर चिढ़ जाते हैं। बादल जी, देख लो, कर लो बात। अब ये भिखारी चिड़िया भी हमारे पड़ोस में घर बनाकर रहेगी। हमारे पक्के घरों के बीच में ये चिड़िया का कच्चा घर कितना बुरा लग रहा है। चलिए, चाहे जो भी हो जाए, हम इस चिड़िया का घर यहाँ नहीं बनने देंगे। तभी बादल कौवा और बिजली कौवी मिलकर एक योजना बनाते हैं। बादल जी, आज तो बहुत मजा आ गया। कितने मजे के मीठे मीठे आम खाए हैं। रोज ऐसे मीठे मीठे आम मिल जाए तो मजा ही आ जाए। वो बुलबुल तो आज पूरे जंगल को मुफ्त में आम खिला रही है। बिजली कौवी की बात सुनकर मीना चिड़िया उनकी बातों में आ जाती है और आम खाने के लिए बुलबुल के बागीचे में चली जाती है। बादल जी, जल्दी करो, इससे पहले कि वो मीना लौट आए उसका घोंसला गिरा दो। फिर बादल कौवा मीना का घोंसला नीचे गिराकर तोड़ देता है। उधर मीना चिड़िया बुलबुल के बागीचे में जाकर आम खाने लगती है, लेकिन बुलबुल उसे देखकर शोर मचा देती है। अरे अरे, देखो तो, ये चिड़िया मेरे बाग में आम खा रही है। देखने में तो कितनी भोली है, लेकिन काम तो देखो इसके चोरों वाले हैं। बुलबुल का शोर सुनकर सभी पक्षी वहाँ आ जाते हैं। आप शोर क्यों मचा रही हैं बुलबुल काकी? मैंने ऐसा क्या किया है? अच्छा, एक तो मेरे बागीचे से आम चुरा कर खा रही है और ऊपर से पूछ रही है कि मेरी गलती क्या है।
अरे काकी, ये आप क्या कह रही हैं? मुझे तो बिजली आंटी ने कहा कि आप आम की दावत दे रही हैं, इसलिए मैं यहाँ चली आई। आप ही बताएं, क्या कभी मैंने आपके बगीचे से चोरी की है? हाय हाय, देखो कैसा जमाना आ गया, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। खुद बैठी आम खा रही है और बदनाम मुझे कर रही है। बिजली आंटी, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? कोई भी पक्षी मीना चिड़िया का विश्वास नहीं करता और मीना रोती हुई वहाँ से चली जाती है। जब वो अपने घोंसले के पास जाती है तो अपने घोंसले को नीचे टूटा हुआ देखकर हैरान होती है। ऐ ऊपर वाले, मेरा घर किसने तोड़ दिया है? मैंने भला किसी का क्या बिगाड़ा था? अब मुझे फिर से बारिश और तूफान में ऐसे ही रात बितानी होगी। मीना बैठी ऐसे रो रही थी, तभी बिजली कवि और बादल कव्वा हंसते हुए वहाँ आते हैं। बादल जी, ये तो बहुत भोली है, हमने कितनी आसानी से इसे अपनी जाल में फंसा लिया और ये फंस भी गई। बिजली आंटी, अगर आज मेरे भी माता पिता होते तो मैं भी आपकी तरह बड़े घर में रह रही होती। आप सब मुझे क्यों तंग कर रहे हैं? क्यों हर समय मेरा मजाक बनाते हो? मैं तो आप सबके साथ मिलकर रहना चाहती हूँ। मीना की बातें सुनकर बिजली और बादल वहाँ से चले जाते हैं। वो रात मीना चिड़िया बारिश में ही गुजारती है। एक दिन मीना चिड़िया भोजन की खोज में बस्ती की ओर जाती है। तभी उसे मिट्टी के बर्तन बनाने वाला एक इंसान दिखाई देता है। अरे, ये तो कितने सुंदर बर्तन हैं। अगर ये लोग मिट्टी से बर्तन बना सकते हैं तो क्या मिट्टी से घर नहीं बन सकता? अगर मेरा भी एक मिट्टी का घर होता तो कितना अच्छा होता। हाँ, अगर मेरा घर सुंदर होगा तो सभी पक्षी मुझसे दोस्ती करेंगे। फिर मीना चिड़िया अपने चोंच में थोड़ी थोड़ी मिट्टी लाकर अपने पेड़ पर जमा करती है। मिट्टी तो मैं ले आई हूँ, लेकिन ये बदमाश पक्षी फिर से मेरा घर ना तोड़ दे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तभी कबूतर वहाँ आता है। अरे मीना, किस चिंता में बैठी हो? तुमने अभी तक अपना घर नहीं बनाया? क्या बताऊँ बंटी मामा, मैंने तिनका इकट्ठा कर अपना घर बनाया था, लेकिन यहाँ के पड़ोसी पक्षी मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। उन्होंने धोखे से मेरा घर नीचे गिराकर तोड़ दिया। मामा जी, मैंने ये सारी मिट्टी जंगल के कोने कोने से इकट्ठी की है। अब मैं इससे अपना घर बनाना चाहती हूँ, लेकिन मैं डरती हूँ कहीं वो फिर से मेरा घर ना तोड़ दे। तुम चिंता नहीं करो, इस बार तुम्हारा मामा तुम्हारे साथ है। तुम बनाओ अपना घर, मैं देखता हूँ कौन आता है तुम्हारा घर तोड़ने। मीना चिड़िया कबूतर की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वो दिन रात एक करके अपना मिट्टी का एक सुंदर सा घर बनाती है। बादल जी, वो देखो, चिड़िया ने फिर से अपना घर बना लिया। चलो, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। मीना अपना घर बनाते बनाते थक जाती है और नदी से पानी पीने चली जाती है। बादल जी, चलो, यही मौका है, गिरा देते हैं इसका मिट्टी का घर। आई थी बड़ी हमारे पड़ोस में घर बनाने वाली,